Good morning, everybody. Today is today is the lecture of 15th मई 15 मई का आज लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और सबसे पहले आपको मैं कुछ असाइनमेंट देना चाहता हूं। असाइनमेंट के लिए आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी ये बुक है, एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर आपके सामने खुला हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो फटाफट अपना फर्स्ट डे का आप असाइनमेंट नोट कर लीजिए कि फर्स्ट डे का आपका असाइनमेंट क्या है। राइट, लिखिए। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कौन कौन से हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1.1 ये मैंने करवाया हुआ है आपको पहले ही करवाया हुआ है नोट्स के दौरान ही, फिर भी आपको इसको पढ़ना है और ट्राई करना है। वन पॉइंट टू 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 ये बच्चों तीन क्वेश्चंस का सेट है। 1.11 ये आपको अभी नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू इट राइट नाउ, इसको हम लास्ट में ट्राई करेंगे। 1.11 1.12 ये तीन क्वेश्चन बैक टू बैक आएंगे जो मुझे आपको समझाने पड़ेंगे। तीनों गॉस लॉ के क्वेश्चन है और ये लास्ट वाला क्वेश्चन 1.13 ये भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा। आइए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में 1 पॉइंट ये जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। पूरी की पूरी किताब में जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये पाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल लीजिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। 1 घंटे में आप ये 10 के 10 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 11 12 से लेके 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। यानी 10 हो गए आपके एग्जाम्पल और 24 हो गए ये क्वेश्चन, तो टोटल हो गए बच्चों 34। आपको टोटल 34 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। यू हैव टू ट्राई 34 क्वेश्चन, राइट। 10 हो गए आपके न्यूमेरिकल्स, आपके एग्जाम्पल्स और 24 क्वेश्चन। मैं नहीं समझता इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होगा। फिर उसके बाद स्टार्ट होगी एडिशनल एक्सरसाइज। एडिशनल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैं आपको थ्योरी में ही करवा दूंगा, राइट। फिर भी आप एडिशनल के क्वेश्चंस कर लीजिएगा आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एडिशनल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही हमें ट्राई करने हैं, राइट। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इनको सबसे लास्ट में ट्राई करेंगे। कल जो आपकी क्लास होगी वो 2 आवर्स की क्लास होगी सुबह मॉर्निंग में। अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी तो पूछ पाओगे ना मेरे से। तो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपकी क्लास होगी, जो कि आपकी न्यूमेरिकल समाधि प्रोग्राम होगा। कल सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपकी जो क्लास होगी दैट विल बी न्यूमेरिकल समाधि प्रोग्राम। मैंने जो आपको बताया, आपको 10 तो एग्जाम्पल करने हैं और 24 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं। जल्दी मत करना, आराम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना और क्वेश्चन नंबर 24 तक, ये 1.24 तक अपने क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, पेपर में खूब आते हैं और ये क्वेश्चंस भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ये जो एडिशनल एक्सरसाइज का पार्ट है ये ज़्यादातर नीट और आईआईटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर नीट में और आईआईटी में पूछे जाते हैं, राइट। लेकिन करने तो हैं क्योंकि किताब में दिए हुए हैं, इसलिए आपको ये करने हैं। एडिशनल के अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस किताब के, जो आपने जो थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है, जो बियॉन्ड दी डोमेन ऑफ दिस बुक हैं। उन सब क्वेश्चंस को हमें छोड़कर आगे चलना होता है, और वो कौन से हैं मैं आपको टाइमली बताता रहूंगा। लेकिन ज्यादातर वो क्वेश्चंस एडिशनल एक्सरसाइज के ही होंगे, राइट। तो ये चीज तो अभी आपने देख ली है। चलिए अब मैं आपसे दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपसे फिर नोट्स शेयर करता हूँ दोबारा। और नोट्स में हमारा लास्ट हेडिंग ही चल रहा है। लास्ट हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसको सॉल्व कर जाएंगे। अब आपने देख लिया था हमने जो लास्ट टाइम आपको बताया था। आज शायद आपको लिखना है, और वो क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी ऑफ एनी शेप। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइटली स्प्रेडेड चार्ज शीट। ये मैंने आपको लिखवाया नहीं था उस दिन, ऐसा ही था ना, लिखवाया नहीं था। जरा मैसेज डालिए, यू हैव टू राइट ना, यस और नो में लिखकर भेजिए मुझे। या आज दोबारा होना है ना, यस और नो में लिखकर भेजिए, मैसेज करिए फटाफट चैट बॉक्स में। ये आपने उतार लिया था, पूरा टॉपिक उतार लिया था, जरा ये भी लिखकर भेजिए। ठीक है, ठीक है, ये आपने उतार लिया था। चलिए इसका एक रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट एनालिसिस करते हैं, इसका रिजल्ट एनालिसिस आपसे मैं बोर्ड शेयर करता हूँ एंड नोट पर। बस 1 मिनट और।
चलिए देखते हैं। तो आपने ये देखा था लास्ट टाइम, आपने लास्ट टाइम ये देखा था, थोड़ा सा और फॉन्ट चेंज करता हूं। आपने लास्ट टाइम ये देखा था कि एक अगर ये इनफाइनाइटली स्प्रेडेड चार्ज शीट है और उसके आसपास कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते थे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, इस पर चार्ज था प्लस और इसकी चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, है ना। इस पर चार्ज था प्लस और इसकी चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा। तो चाहे इधर निकालो या इधर निकालो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था E इक्वल्स टू आता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आता था। क्या इस फॉर्मूले में आपने ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पर माना था? R पर माना था। क्या इस फॉर्मूले में कहीं R आया? R इज प्रेजेंट एनीवेयर? नहीं, R नहीं आया, R is not there. So this formula is number one, this is independent of R. This formula is independent of R. इसका मतलब E में यहाँ पर जो आया सिग्मा, सिग्मा भी क्या है? सिग्मा भी कांस्टेंट है जनाब, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही। ये तो हर हर बॉडी के लिए कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप कोई एक प्लेट मान लें, कोई थिन चार्ज शीट मान लें, तो इसका तो सिग्मा कांस्टेंट होगा ना। तो इस शीट के लिए सिग्मा क्या है? कांस्टेंट। और इस शीट के लिए एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट। तो इस शीट के लिए ये दोनों वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है? सेम। तो अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना चाहते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा इनफाइनाइटली स्प्रेडेड शीट, और वो भी कैसी? वो भी चार्ज्ड। इनफाइनाइटली स्प्रेडेड शीट लेनी पड़ेगी और वो भी आपको चार्ज्ड लेनी पड़ेगी, अनचार्ज नहीं। दैट यू हैव टू कंसीडर एज चार्ज्ड। ओके, तो अब इसका मतलब अब मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, हेडिंग डाल लेना। अब हेडिंग डाल लेना, हेडिंग डाल लो और ये लिखना शुरू करोगे आप अपने उन्हीं नोट्स के नीचे, रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड generated by the electric field generated by thin infinite charge sheet at a distance r from it is given by E equals to sigma upon epsilon naught,
और ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में कहीं आर नहीं है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये आर से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड generated by a thin charge sheet is how what is the nature, यूनिफॉर्म, हर जगह इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म एंड सेम, हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम है, क्योंकि इसमें आर आया ही नहीं, और आर नहीं आया तो सारी की सारी ये वैल्यूज दोनों क्या हैं, ये कांस्टेंट। तो अगर आपसे कोई सेम ऑन ईच पॉइंट, तो अगर आपसे कोई ग्राफ पूछने लगे, ग्राफ बताओ ई और आर का ग्राफ, द ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, तो दिस विल बी द ग्राफ। ये आपका ई है और ये आपका आर है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है डिस्टेंस आर फ्रॉम द प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, दिस विल बी द ई एंड आर का जो ग्राफ आएगा ये आएगा, राइट। इसको आप ले लीजिए, और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स्ड है, और ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको एक एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस, राइट। आप ये भी जानते हैं इसका जो स्लोप होगा, डी ई अपॉन डी आर, स्लोप की वैल्यू होती है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ वाई पर क्या है, ई, और एक्स पर क्या है, आर, तो इसका स्लोप होगा डी वी डी ई अपॉन डी आर। और जैसे ही आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, इसका जब आप डी अपॉन डी आर करोगे तो उससे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आता है जीरो, इसलिए डी ई अपॉन डी आर क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। इसका मतलब जो परिवर्तन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंस, कितना हो रहा है, जीरो, राइट। इसका मतलब ई क्या है, कांस्टेंट। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसका जो स्लोप है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, जीरो। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इसको उतारो फटाफट, इसको उतार लीजिए, और जब उतर जाए तो डी लिख देना।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है जो आप हेडिंग डालने जा रहे हैं अपने नोट्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए, नियर ए चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। कोई भी चार्ज बॉडी ले लो, कोई मेटेलिक, मेटेलिक चार्ज बॉडी है हमारे पास। कौन सी है? मेटेलिक। मेटेलिक चार्ज बॉडी है, कैसी भी शेप ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कैसी भी कोई भी मेटेलिक चार्ज बॉडी ले लो, किसी भी शेप की है, उससे कोई मतलब नहीं है। और आपको इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इसके आसपास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आसपास मतलब इसके नियरेस्ट पॉइंट पर। नियरेस्ट पॉइंट मतलब ये कोई बॉडी है, इससे दूर नहीं जाना, बिल्कुल यहाँ इसके नजदीक के पॉइंट्स पर, नेक्स्ट टू द बॉडी, नेक्स्ट टू द सरफेस, यहाँ इस बॉडी के यहाँ, इस बॉडी के यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ चाहिए? बिल्कुल बॉडी के नजदीक, राइट। दूर नहीं जाना आपको, जैसे यहाँ नहीं निकालना, यहाँ नहीं निकालना, यहाँ आप निकाल भी नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट ओवर हियर। यहाँ 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 आप कहीं पर भी नहीं निकालेंगे, इस बॉडी से दूर नहीं जाएंगे, राइट। इस क्वेश्चन में विशेष रूप से ध्यान रखना, जो ध्यान देने लायक बात है, इट इज वेरी क्लोज टू द बॉडी। बॉडी के बिल्कुल नजदीक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वेरी क्लोज टू द बॉडी। कैसी भी शेप हो सकती है, हेट्रोजेनियस शेप हो सकती है, होमोजीनियस शेप हो सकती है, कैसी भी किसी भी प्रकार की शेप आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन थिन चार्ज शीट नहीं है ये पूरी बड़ी बॉडीज हैं, ठीक है। और आप उनको, आपको इनकी वजह से बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको लिखा जरूर है कि मैं बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। मैंने जरूर आपके सामने लिख दिया है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एकदम नेक्स्ट पॉइंट पर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन जो फिगर बनाऊंगा उसमें पॉइंट को थोड़ा सा दूर लूंगा। जैसे मान लिया ये कोई बॉडी है, दिस इज ए बॉडी, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और आप जानते हैं कि बॉडी का जो चार्ज होता है, मेटेलिक बॉडीज का चार्ज केवल उसकी सरफेस पर होता है, आउटर सरफेस पर चार्ज होता है, राइट। और इसका चार्ज, सपोज ए metallic charged body having surface charge density इक्वल्स टू सिग्मा। और आप जानते हैं सिग्मा इक्वल्स टू होता है क्यू बाई ए, या ये होता है डी क्यू अपॉन डी। ये तो बात आप अच्छी तरह से समझते हैं, राइट। अब आपको ये जो चार्ज बॉडी है, इसका ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ अगले पॉइंट पर ही यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाना है, निकालना है, लेकिन मैं इस पॉइंट पर अगर निकालूंगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो मैं इस पॉइंट को कुछ देर के लिए यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। है ये वही है ये वही पॉइंट, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इस पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है ये यहीं पर, लेकिन ताकि आपको दिखाई दे जाए इसको मैं एनलार्ज करके निकालता हूँ। ठीक, ये डिस्टेंस मान लिया यहाँ से कितना है, दिस इज आर, और ये पॉइंट है पी। एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द surface, there is a point P on which we have to calculate electric field, on which we have to calculate electric field, और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। राइट, इसको थोड़ा सा P को और इस पॉइंट को यहाँ मानता हूँ ऑन दिस पॉइंट। राइट, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है r, और ये पॉइंट आप अच्छी तरह समझते हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दिया P। ये जो पॉइंट, अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, और जब मैंने बताया था समझ में ना आए गॉसियन सरफेस कैसी माननी है, तो आप उसको सिलेंड्रिकल मानेंगे। राइट, इस पॉइंट P से पास होते हुए सिलेंड्रिकल सरफेस मानेंगे। कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस passing through point P। और कैसे है ये गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल, ये एक सिलेंडर बनाया, ये एक सिलेंडर बनाया, ये एक सिलेंडर बनाया, और ये एक सिलेंडर बनाया। राइट, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, लेकिन इसका आधा पार्ट तो ऊपर की साइड है, कहाँ, एयर में, और आधा है मेटल के अंदर, क्योंकि सारी जगह आपको कवर करनी है, बाहर भी अंदर भी, अंदर भी देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। सो कंसीडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P सच दैट, यहाँ लिखना ये जरूरी है कि ये सरफेस है कैसे, सच दैट इट्स हाफ पार्ट, या कुछ पार्ट, सम पार्ट भी कह सकते हो, हाफ पार्ट इज आउटसाइड द बॉडी एंड हाफ पार्ट इज इनसाइड द बॉडी। इसका आधा पार्ट बॉडी से बाहर, आधा पार्ट बॉडी के अंदर, क्योंकि सारी की सारी सिचुएशंस आपको कंसीडर कर कर इसमें चलनी है, तो इसलिए आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। राइट, खैर, अब क्या करते हैं, सिलेंडर है भैया, 3 सरफेस मान लो, कितनी मान लो, 3 सरफेस। एक मैं मानता हूं, एक सरफेस ये मान ली, इसको आप लिखेंगे DS1। राइट, दूसरी सरफेस यहां मान लो, इसको लिखेंगे DS2। तीसरी सरफेस यहां से मान लो, इसको लिखेंगे DS3। राइट, अब बना लो
क्या अब बना लो, ये सिलेंडर, ये जो गॉसियन सरफेस है बहुत छोटी सी है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सरफेस के एकदम नजदीक है। ये बहुत माइक्रो गॉसियन सरफेस है। आपको देखने से सिलेंडर बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसको ये बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने इस पॉइंट को थोड़ा सा दूर बनाया है। पॉइंट को ही आपने दूर बनाया है तो आप कुछ नहीं कर सकते इस केस में, राइट। लेकिन ये गॉसियन सरफेस थोड़ी छोटी है। खैर, अब आप क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इट विल मूव लाइक दिस। मैं केवल दो ही कलर आपको दिखा रहा हूँ, केवल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ आपको। केवल जो गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और ये क्या है, दिस इज एरिया वेक्टर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, डीएस मान लिया, राइट। गॉसियन सरफेस बन गई, तीन काम ही करने होते हैं। नाउ अप्लाई गॉस लॉ फॉर द होल गॉसियन सरफेस। पूरी गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाता हूं और पहले लिखता हूं, फॉर्मेलिटी करता हूं, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मानी हुई है, सिग्मा। और इस पूरे एरिया को मैं मान लेता हूं ए, या इसको मैं मान लेता हूं एस। पूरा एरिया क्या है, एस। यहाँ पर भी ये जो एरिया कटेगा ये बहुत छोटा सा एरिया है, इसलिए ये एरिया भी क्या होगा, एस होगा। और ये एरिया भी क्या होगा, ऊपर वाला, ये भी एस होगा। या मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू बाई एस या डी क्यू बाई डी एस, कुछ भी समझ लो। ये मत लिखना, जब आप उतारोगे तो केवल ये लिखना क्यू बाई एस या डी क्यू बाई डी एस, क्योंकि मैं यहाँ पर एरिया लो, मैं इसको मिटा ही देता हूँ, मिटा कर लिख देता हूँ। तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एस, या इट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। तो यहाँ पर E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए जरा इसको अब सॉल्व करते हैं बच्चों। E डॉट डी एस इक्वल्स क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रेकिंग इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहला E डॉट डी एस वन प्लस दूसरा E डॉट डी एस टू प्लस तीसरा E डॉट डी एस थ्री इक्वल्स, मान लिया इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कहेंगे सर इसके अंदर के नेट चार्ज का कैसे पता लगा आपको। आप ये देखिए, ये जो हिस्सा कटा, ये वाला जो हिस्सा कटा, इसके ऊपर जो ये चार्ज है, इसके ऊपर ये जो इतना हिस्सा इसकी सरफेस पर आया, इसके ऊपर का चार्ज मैंने मान लिया क्यू। पूरी बॉडी पर तो सिग्मा है, लेकिन इसकी बॉडी पे, इस पे जो चार्ज है ये मान लिया क्यू। ये जो इतना चार्ज आया इस पर, पूरी बॉडी पर चार्ज मान लिया कितना है, कैपिटल क्यू, राइट। तो इस छोटी सी सरफेस पर जो चार्ज है वो क्यू है, और इस चार्ज का जो एरिया है वो है, ये जो पूरा जो गोलाई वाला एरिया है ये है एस, राइट। तो ये स्मॉल क्यू चार्ज है इसके ऊपर। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू। और पूरी बॉडी पर कितना है, कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू का छोटा सा हिस्सा इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद हो गया, जिसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहीं पर देख लो, और फिर इसके बाद, ताकि आपको फिगर में कोई दिक्कत ना हो, ये मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको।
पहला है बच्चों ई डॉट डी एस वन। ये ई डॉट डी एस वन की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये इनसाइड है, ये मेटल के अंदर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बना ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ई डॉट डी एस वन इज इक्वल टू 0। और जनाब यहीं पर मैं आपको दिखाकर तब आगे बढ़ूंगा। ई डॉट डी एस टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डी एस टू के केस में ये रहा आपका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और तीसरा केस ई डॉट डी एस थ्री, ये जो एंगल होगा ये होगा इस केस में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। कितना होगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि ये मेटल के अंदर है और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं करता है, राइट। अभी ये भी बता दूंगा क्यों एंटर नहीं करता, ये भी समझेंगे इस बात को। लेकिन फिलहाल ये मानो कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को जा रहा है तो ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। डी एस टू इधर को है और तीसरा डी एस थ्री का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ई डॉट डी एस वन कितना होगा? इट विल बी 0 बिकॉज, इसके नीचे लिख दो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड inside a metallic body is 0 प्लस ds2 का एंगल था e ds2 cos 90 प्लस ये था e ds3 cos 0 इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी 0 हो गया तो ये आ गया 0 प्लस 0 प्लस इलेक्ट्रिक, इसको बाहर ले जाओ, ये हर जगह कांस्टेंट है उस छोटी सी सरफेस पर। ई डी एस थ्री क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और महोदय आपके सामने अब रिजल्ट आने जा रहा है, बेहतरीन सा एक रिजल्ट। तो ये आ गया ई इंटू डी एस थ्री का इंटीग्रेशन एस इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस थ्री का इंटीग्रेशन एस क्यू, क्योंकि ये जो सरफेस है ये है पूरी की पूरी एस। इसका एरिया कितना मान रखा है? एस। ये भी कितना है? एस। और ये भी कितना है? एस। सिलेंडर के ये तीनों एरिया क्या होंगे? सेम होंगे क्योंकि सिलेंडर कहीं से दबा हुआ पिचका हुआ नहीं है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है। तो ई एस इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एस। और क्यू बाई एस किसके बराबर है? क्यू बाई एस बराबर है सिग्मा के। ई इक्वल्स टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी कहीं आर नहीं आया, आर इज नॉट प्रेजेंट, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप सर? किसी भी बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, आगे डिस्कस करूंगा, पहले इसको उतार लीजिए आप। राइट, मैं पहले इसको ऊपर लेकर चलता हूं और इसको आप ऊपर से उतारना शुरू करिए। यहाँ से, यहाँ से जो हेडिंग है उसके नीचे से यहाँ से लिखना शुरू करिए। पहले फिगर बनाइए, फिर जब उतर जाए तो डी लिख देना, मैं इसको आगे बढ़ा दूँ।
तो आप एक इसमें रिजल्ट लिखेंगे नीचे, और अब फिर मैं उस रिजल्ट को आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो रिजल्ट लिखेंगे, एवरी चार्ज्ड बॉडी, every charged body in universe produces uniform electric field close to its surface, क्लोज टू इट्स, अपने सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो वो यूनिफॉर्म ही होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म कब होता है वो, जब वो उससे दूर चला जाता है, when the distance from the surface increases, electric field starts to become non-uniform। ये लाइन लिख लीजिएगा, फिर इसको डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल इसको लिख लीजिए। चलिए, आप सबने कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और एक आपके सामने एक बात रखता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपको लिखना नहीं है। चाहे तो आप कहीं रफ में इसके नोट्स ले सकते हैं, ब्रो, रफ नोट्स, इसके आप रफ नोट्स भी बना सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, यू कैन मेक इट्स रफ नोट्स ऑल्सो। क्या है इसके रफ नोट्स, देखिए बच्चों, आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसा क्या दुनिया की हर एक बॉडी ही
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है? ऐसा तो नहीं होता। ये हमने स्फीयर बनाया था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? इसका आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसकी सरफेस के नज़दीक कितना आया था? बिल्कुल सरफेस से अगले पॉइंट पर। ये डिस्टेंस आपने मान लिया था रेडियस के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर की जगह आपने पुट कर दिया था आर स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को भी कन्वर्ट करूं तो ये फॉर्मूला भी वही वैल्यू देगा। अगर इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। और क्यू बाई ए क्या होता है? सिग्मा, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये फॉर्मूला जो आपने ऊपर सॉल्व किया हर जगह वैलिड है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे, या आप नहीं भी सोच रहे हो, तो मेरे कहने से सोचना शुरू करिए कि ये इस टाइप की एक बॉडी है और इस पर चार्ज है प्लस क्यू। ये बॉडी किस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। इस बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे होगा, और इधर ऐसे होगा, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर जाना है। ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ये ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। सरफेस के परपेंडिकुलर निकालना है, और क्योंकि लाइनें आपस में काटती नहीं है, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिए, यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिए। अब भैया ये तो यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस नहीं नजर आ रहा। लेकिन मैंने इस फॉर्मूले में कहाँ की बात की? मैंने बात की नियर द सरफेस, इस पॉइंट के आसपास। तो जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को काटते चले जाएंगे, सरफेस के आसपास आएंगे। जैसे ही आप सरफेस के आसपास आएंगे, जरा इसके नीचे देखिए, जो मैंने ये लाइन खींची, इसके नीचे अगर मैं इसकी सरफेस के बिल्कुल नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश करूं, तो इसकी सरफेस के आसपास बिल्कुल नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। सरफेस के बिल्कुल नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिस्टेंस तक बिल्कुल सरफेस के नजदीक, ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक दूसरे स्ट्रेट हैं। राइट। और एक ही डायरेक्शन में, लगभग एक ही डायरेक्शन में है। अगर आप दो नियर पॉइंट्स की बात करो, तो बिल्कुल सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? बिल्कुल सरफेस के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जब दूर हटते हैं तो लाइनें एक दूसरे से बचना शुरू कर देती हैं, ताकि वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें। तो दूर जब हम इससे हटते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा नजर आने लगता है? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन दुनिया की हर एक बॉडी अपने बिल्कुल नजदीक के पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, वो तो आपका यूनिफॉर्म ही होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, वहां अभी लाइंस पर शेप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो शेप का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। और क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे से, इसलिए वो एक दूसरे को बचाने के लिए अपना पाथ बदलती हैं, और पाथ बदलने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो जैसे मेरे सिर के बाल। आपको मेरे सिर पर कुछ कम बाल नजर आ रहे होंगे। लास्ट ईयर भी यही स्थिति थी, क्योंकि मेरे सिर पर बाल कम थे, बाल मैंने उतार दिए थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, मेरे सिर पे जो बाल दिखाई दे रहे हैं ये ऐसा है। जरा ध्यान से देखो, किसी ऐसे बच्चे के बाल, ये किसी का सिर है। राइट। कोई स्टूडेंट है, उसका सिर है। और बहुत से बच्चों के बाल ऐसे बढ़िया खूबसूरत होते हैं, वो जालिम पता नहीं कैसे इनको उलझा कर और सुलझा कर रखता है। इसको कुछ बोलते हैं इस स्टाइल को, वो तो मैं नहीं जानता क्या बोलते हैं। शायद स्क्वैश विस्क्वैश कुछ ऐसे बोलते हैं। इस तरह से बाल बना कर रखता है, और ऊपर ये चोटी सी बना देता है,
बड़ा सुंदर से बाल ये नजर आते हैं। ये इस तरह के बाल हैं इसके। अब ऊपर से देखो तो कौन कह देगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो यूनिफॉर्म नहीं है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म है ना। अब इसको नाई की दुकान पर बिठा दो ले जाकर, नाई, और इसको मेरे जैसा कर दो। जैसा ही ये मेरे जैसा होगा तो आपने देखा होगा किसी गंजे के सिर पर जो बाल नजर आते हैं, गंजा जब आप किसी पिक्चर में बनाते भी हैं तो गंजे को ऐसे दिखाते हैं, राइट। तो गंजे को ऐसे दिखाते हैं। अब देखना जरा कैसा नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। बाल कैसे नजर आ रहे हैं, बाल इसके जो नजर आ रहे हैं वो बाल नजर आ रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल। अब तो उलझे हुए नहीं है ना। अब कहते हैं कि ये था लोफर और ये बन गया बढ़िया स्टूडेंट, ये बन गया डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट मेरे जैसा। लोफर से डिसिप्लिन्ड हो गया, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बाल हैं कैसे हो गए, नो यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। बिल्कुल आपके खोपड़े की सरफेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल हो गया और इक्विडिस्टेंट हो गया और लगभग सेम डायरेक्शन। इसकी इसकी बात करोगे तो सेम ही डायरेक्शन में होगा, इसकी इसकी बात करोगे तो सेम होगा। लेकिन जैसे ही ये फील्ड ऊपर जाएगा ये बचना शुरू कर देगा। जैसे ही सरफेस से दूर हटोगे तो ये लाइनें एक दूसरे से बचना शुरू कर देंगी और आप इस स्टेट से इस स्टेट में पहुंच जाओगे। तो कभी भी ये आपको एग्जाम्पल याद आए, कोई भी मेरे जैसा सिर का दिखाई दे आपको, तो सोचना सर ने ये एग्जाम्पल तब बताया था जब हम एक आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। देखो एक फर्क है थिन शीट में और इसमें। आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी, तो थिन शीट तो आपकी इनफाइनाइट थी जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेकर और इन्फिनिटी तक ही कैसा बना था, यूनिफॉर्म बना था। लेकिन जो बाकी जो बॉडीज होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास तो यूनिफॉर्म बनाती हैं, बिल्कुल अपनी सरफेस के पास यूनिफॉर्म बनाएंगे, लेकिन दूर जाकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। लेकिन जो थिन शीट है उसके पास भी और दूर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, यूनिफॉर्म। तो मैं इसका तो ग्राफ खींच दूंगा, मुझे इसके ग्राफ को खींचने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक कैसा है, यूनिफॉर्म। लेकिन आप इसका ग्राफ अगर मेरे से खिंचवाने लगो तो मैं इसका ग्राफ नहीं खींचूंगा। क्यों नहीं खींचूंगा? क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, इसका ग्राफ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? वो इसलिए नहीं होगा कि जैसे आर यहाँ तक तो चलो, इतना तो मैं छोटा सा तो ग्राफ खींच दूंगा इसका, यहाँ तक तो चलो खींच दिया, ये आर हो गया। इसके बाद भगवान जाने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उलझ रहा है, कैसे सुलझ रहा है, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म। हो सकता है बढ़े, हो सकता है घटे, भगवान जाने कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका। तो इसके बाद का ग्राफ खींचना मेरे बस का काम नहीं है, तो इसलिए हम इसका ग्राफ नहीं खींचते हैं, इसका आर्बिट्रेरी बॉडी का। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाए जैसे यहाँ, तब मैं इसका ग्राफ खींच सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसका ग्राफ नहीं खींच पाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, हेट्रोजीनियस है, भगवान जाने उसकी स्थिति कैसी बनी, राइट। तो ये आपकी इसके आपके डिस्कशन का लास्ट पार्ट था। आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। लेकिन गॉस लॉ से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मुझे आपको बतानी है जो अधिकतर हर बच्चे को पता नहीं होती, और उन बातों को भी आप समझ लीजिए, वो बातें भी समझना बहुत जरूरी है। मैं आपसे नोट शेयर कर रहा हूँ। देखो मैंने लास्ट में नोट्स में लिखा हुआ भी है, इसको यहाँ तो आपने उतार ही लिया होगा। जरा इन बातों को समझिए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही बेहतरीन चीज आपके सामने इकट्ठी की है ये जगह जगह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी ऑफ एनी शेप। एनी शेप माने कुछ भी शेप लीजिए, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा और कुछ नहीं होगा। दूर का मुझे पता नहीं,
some important and conceptual points regarding Gauss law. अब आप इस बात को समझेंगे कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आज का टाइम पूरा हो रहा है, तो मीटिंग का टाइम भी मैंने शेड्यूल कर दिया था, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। कल जब आपकी न्यूमेरिकल क्लास होगी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, तो आप इस बात को समझना शुरू करेंगे और बहुत मज़ा आपको इसको समझने में आएगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो गॉस ने इम्पॉर्टेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में लिखी गई और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो आज के लिए इतना ही रहेगा डिस्कशन। 8 बज के 7 मिनट हो रहे हैं और बाकी डिस्कशन मैं आपसे कल करूँगा, और कल आपकी लगेगी न्यूमेरिकल क्लास सुबह 7 बजे से तैयार रहेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।